से सब टोकते रहते हैं कि राहगीर भाई उधर जाओ, उधर फूट रही है दुनिया। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। मेरी नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली। मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, इस साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे। क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। बरसात में खड़ा हूँ मैं, बूंदे बेरहम की हवा। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। मेरी नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली। मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, इस साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे। क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल? तो भाई सिचुएशन ऐसी ही है ना, कि अपने कुछ कमियों पे हम लोग काम कर रहे हैं और जिद्दी बहुत है भाई, है ना, और काम करने की जिद और लगन बहुत है। बहुत अच्छा सॉन्ग है और ये सॉन्ग तो ऐसा है, और सिंगर से एक अलग रिलेशन है मेरा, बातचीत होती है अपनी राहगीर भाई से। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, राजस्थान से हैं। और जो गाना लिखी है ना यार, मतलब गूम्स बूम्स आ जाता है एकदम गाने में, है ना। बहुत बहुत अच्छी गाना लिखी। जब भी आप थोड़ा भी कभी उदास हो मन या कुछ हो, सुनना मजा आएगा। और मैं तो इसको लूप में सुनता था, कभी कभी सुनता हूँ, कभी सुनता हूँ, मतलब कभी भूल जाता हूँ, कभी सुनता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज भाई साहब सुबह में मैंने आपको सबसे पहले एपी जीपी पढ़ाया था। उसमें जीपी को मैंने एपी को मैंने 2-3 बार जीपी बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, है ना। रिकॉर्डेड में यार इंटरेक्शन नहीं होता ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी रहती है ना। इंटरेक्शन नहीं होता, थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने एपी को 2-3 बार जीपी बोल दिया था, बस इसका ध्यान रखना, है ना, इग्नोर करना इसको, ठीक है। दूसरी बात, असाइनमेंट दिया भाई तुमको ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें से पहला ही 2 सवाल फेज डिफरेंस निकालने का है, मैक्सिमम मिनिमम देखने का है, और अच्छे सवाल है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसमें से बहुत लॉजिकल सवाल बनाए, बहुत सोच सोच के सवाल बनाए, कुछ कैलकुलेशन वाले हैं, कुछ रेशियो बेस्ड हैं कि x1 x2 x3 का रेशियो इतना इतना है तो x की वैल्यू बताओ क्या होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट पर है, कुछ प्रोपोर्शनल बेस्ड है, तो तुम कर पाओगे। अब 2 चीजें हैं, एक तो बिल्कुल बिल्कुल भी एकदम जीरो पे मत मानो अपने आप को कि तुम पिछले 2 साल में कुछ ना कुछ पढ़े ही हो। एकदम जीरो मत मानो, सर हम तो सच में जीरो हैं। अरे कुछ तो रिवीजन, मतलब सिलेबस तो पता होगा भाई। हाँ सर लेकिन हमसे हुआ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन दूंगा ना मैं। और कुछ सवाल जानबूझ के थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है, और मेरे पास कम से कम 100-150 बच्चों का मैसेज आ गया, सर मजा आ गया सॉल्व करके, 7-8 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 7-8 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते जाना है। 1 मिनट, अमित सर का कॉल आ रहा है। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक कॉल कमिंग फ्रॉम अमित महाजन सर, कैन आई टेक? ओके, चिंता मत करना, ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर 1 ही घंटा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हेलो सर। सर कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, डांटोगे तो नहीं सर? आपका फोन माइक पे लगा दिया मैंने। अच्छा माइक पे लगा दिया, डांटोगे तो नहीं ना सर? नहीं नहीं डांटेंगे नहीं, मुझे लगा कि पता है। मुझे लगा कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप डांटोगे, अरे तुमने क्लास अभी कैसे लगाई, बच्चों का शेड्यूल खराब कर दिया तुमने। नहीं उसी के लिए फोन किया मैं। हैं? बच्चों का शेड्यूल खराब करने के लिए। अच्छा खराब करना है इनका, ठीक है सर। तो करना दिमाग तो खराब है, इनका शेड्यूल और खराब कर देते हैं। और शकल तो ऐसे भी खराब है।
अरे वो जिंदगी जिंदगी बोल रहे, जिंदगी जिंदगी। नहीं, जिंदगी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, सॉरी सर। शकल और अकल ही बोल सकता हूँ मैं, बाकी तो मेहनत कर रही नहीं, है। जी सर बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। कल ना यकीन 2.0 में एक छोटा सा चेंज है सर। कल के लेक्चर में? अच्छा हाँ, मुझे ट्रैवल करना है दिल्ली के लिए एक्चुअली। अच्छा तो कल आपकी पहली क्लास जो है वो मुझे चाहिए होगी, अच्छा। और आप मेरे टाइम पे क्लास ले लीजिएगा, सेकंड क्लास ले लीजिएगा सर। ठीक है सर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और आज देखना ये आप सब के साथ, ये आपके साथ क्या करेंगे, है ना बच्चों। बच्चों मुझे सब पता था, है मुझे सब पता है, वो समझ गया अब आपके साथ क्या करना है, बस मुझे इतना ही बोलना है। अच्छा, मेरे साथ कुछ बस करना है? हाँ, बच्चों नहीं को, मैंने बोल दिया, बच्चों को मैंने बोल सिखा के दिया भेज है रहा हूँ अब। सर ये? बस बस सिखा दिया मैंने, ये 4 वर्ड बहुत है। हैं? देखना चैट में क्या चलेगा। अब मैं देखूंगा नहीं चैट सर। बाकी यार बच्चे चैट। बहुत अच्छे हैं, मतलब नो डाउट पढ़ाई कर रहे हैं ठीक ठाक। अब थोड़ा सा गिरते पड़ते आगे बढ़ेंगे, और जर्नी सर नहीं नहीं स्मूथ तो होता नहीं है, मतलब जनरल नहीं में बोल रहा हूँ थोड़ा, कि जर्नी तो हर आदमी का मतलब वो गड्ढे से और ऊपर की तरफ उठता ही है, तो गिरते पड़ते चलेंगे, लेकिन हाँ संघर्ष करने के मूड में तो है इस बार। नहीं 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 है सर, है, आई एग्री। बाकी हम्म तो चलो वो चीजें हैं जो हम हंसी मजाक में बोलते रहते हैं, पर हाँ हम्म बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कुछ टफ क्वेश्चंस भी कराओ क्लास में तो रिस्पांस देते हैं, ऐसा नहीं है कि फैल जाते हैं कि नहीं नहीं हम्म नहीं ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। बट तो कुछ भी कराओ तो बच्चे रिस्पांस देते हैं सर, ठीक है। जी जी सर, जी सर। ठीक है और सर। बताओ सर, बाकी ठीक है बाकी सर, ठीक। करो फिर आप क्लास लो। हाँ मैं एक ठीक ही है, घंटा पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं ठीक है पढ़ाऊंगा। सर, ठीक ठीक से, है, ओके। ओके सर, ओके। ओके ओके। देखो भाई, अमित सर को बोल दे एक ही घंटा पढ़ाऊंगा, एक घंटा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उधर उधर किसी को बताना नहीं जाके, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा था, असाइनमेंट की बात कर रहा था। तो भाई असाइनमेंट ऐसा है कि भाई पसीने निकाल देगा आपके, लेकिन दो चीज मैं बोलूंगा। क्वेश्चन ना हो तो घबराना मत, सीखने के एटीट्यूड से करना, 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय मत देना। ना हो रहा हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, जैसे बहुत सारे रेशियो बेस्ड सवाल है, ये सब ना समझ में आ रहा हो, तो आप क्या करना, उसके सॉल्यूशन वीडियो का इंतजार करना। 2 दिन का अच्छा टाइम भी ऐसा नहीं कि आज ही तुम सॉल्व कर लो, 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम है। जब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजें पढ़ेंगे, तब तक आप आराम से कर लेना, ठीक है, तब तक आप आराम से कर लेना, ठीक है भाई। तो 2 बातें बताई, प्लीज 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 प्लीज, ज्यादा घबराना मत, सवाल ना सॉल्व हो तो। कुछ सवाल हो रहे हैं उससे खुश हो जाओ, नहीं हो रहा है तो तुम ये समझना कि सर ने अभी पढ़ाया नहीं, वो मेरी गलती है, तेरी गलती है ही नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा 1-2 दिन में। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी बात ध्यान से सुनना, जिद पे मत लेना, ईगो पे मत लेना, ज्यादा टाइम उस पर खराब मत करना, ठीक है। बाकी अब देखते जाओ अपन कहां से कहां तक जाने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत इररिलेवेंट कराऊंगा, मैं इररिलेवेंट चीजें नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी इररिलेवेंट चीजें नहीं कराऊंगा। 45 सवाल नीट 2025 जैसा भी आता है 2026 में, तो आपको 18 20 प्लस 20 प्लस 5 के स्ट्रेटजी पे काम करना है। देखो, इररिलेवेंट बिल्कुल भी मैं आपको टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा असाइनमेंट में। अगर मैंने बोला लेवल में एकदम एडवांस लेके जाऊंगा, तो एडवांस में रिलेवेंट लेके जाऊंगा, इररिलेवेंट कभी भी लेके नहीं जाऊंगा, कभी भी लेके नहीं जाऊंगा, और ये समझो तुम्हारे लिए जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 20+20+5 के स्ट्रेटजी पे काम करूंगा। अब 20+20+5 की स्ट्रेटजी क्या है? 20 क्वेश्चंस जो एकदम पीवाईक्यू जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, 2-3 लाइन कैलकुलेशन वाले, पहले हम बेसिक से पढ़ते हुए इसको कवर कर लेंगे आराम से, ये बेसिक ही होते हैं। उसके बाद मॉडरेट सवाल आएगा, थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल आएगा, मीडियम मॉडरेट लेवल का सवाल आएगा। इसको हम लोग असाइनमेंट का जो फॉर्मेट है ना आपका, असाइनमेंट क्लास के लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्लास का लेवल ऑफ क्वेश्चन, उससे हो जाएगा। और ये जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं, ये आपको मैं क्लास के लेवल अप से हो जाएगा, असाइनमेंट की जरूरत नहीं है इसमें, क्लास का लेवल अप। और हां, असाइनमेंट के 30-40% क्वेश्चन, असाइनमेंट का 40 से 60% क्वेश्चन, और बचा टॉप 40% क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट, क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट, उससे हम 5% कवर कर लेंगे, टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट। और ऐसे सवाल जो मैं दूंगा ना, तो मैं तुमको पहले टाइम दूंगा कि पहले सवाल दे दिया तुम्हें, तुम करो, सोचो, समझो, 3-4-5 मिनट समय लगाओ, और फिर मैं तुमको उसका कैलकुलेशन और कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो 20+20+5, इनिशियल 20% इज बेसिक, एकदम भाई ऐसा सवाल आ जाएगा जैसे आया था गेट का,
जैसे आया था रेसिस्टेंस को 5 पार्ट में बांटने का, जैसे आया था ऑर्गन पाइप का, आया था ना सवाल, जैसे कूलम्ब्स लॉ का आया था। तो 20 पहले बेसिक कवर करेंगे, समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए। पहले हम 20 बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद हम 20 मीडियम एंड क्लास में अप क्वेश्चन, क्लास का लेवल अप क्वेश्चन, और असाइनमेंट का 40-60% क्वेश्चन देंगे आपको, जो मैं सॉल्व भी कराऊंगा। और 5% आप देखिए, जो मैंने आपको संघर्ष असाइनमेंट दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के, उसके 28 क्वेश्चंस में से 7-8 क्वेश्चंस इरोडोव के और जे एडवांस के, 5-6-7 क्वेश्चन इरोडोव के और जे एडवांस के, तो वो कर लीजिए, ठीक है ना? ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? प्लीज मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, प्लीज अपना टाइम मत खराब करना, प्लीज अपना टाइम मत खराब करना। क्वेश्चंस में आधा घंटा लगाओगे तो पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे। अगर तुम किसी एक क्वेश्चंस में, मैं जो दे रहा हूं उसमें 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट अगर लगा दे रहे हो तो समझो कि तुम टाइम खराब कर लिए। जब ऐसा टफ पेपर आता है, एक बात बताऊं, जब 2000 मैं 12-13 से पढ़ा रहा हूं, 13 से पढ़ा रहा हूं मैं, 13 के मिड से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जब मैं पढ़ाता था ना, तो बच्चों को यही राय देता था कि देखो बेटा, 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तुमको ना अपनी पूरी शक्ति लगा के बायो को 350 प्लस पे लेके जाना है। बायो को 350 प्लस पे लेके जाना है, पूरी शक्ति लगा दो और तुम ये कर ले जाओगे आसानी से। केमिस्ट्री को तुमको 160 प्लस पे लेके जाना है। अगर तुम केमिस्ट्री को 160 प्लस पे ले गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा कर लिया, फिजिकल में बहुत पार्ट अच्छा कर लिया, तो इन दोनों को जोड़ो तो 350 प्लस 160, 0, 6, 5, 11 हासिल 1, 3 और 1, 4, 1, 5, 3, 1, 4, 1, 5, ये 510 नंबर हुए। अगर तूने ये 510 नंबर कर लिया तो ये तो इस साल का कट ऑफ है, इस ईयर का कट ऑफ है ये, तो कम कर लेना। चल 350 ना करके 330 कर ले, 330 से काम नहीं चलेगा, इसको 330 कर ले। तो चलो सर 330 कर लिया, रियलिस्टिक। इसको तो तुम 155, 150 तो लेके जाओगे ही, 155 कर दिया तो कितने नंबर कम किए? 25 नंबर कम किए, कर जोड़ लेना, 5, 5, 3, 8, 485। अब ये 485 नंबर तेरे आ गए। हाँ सर 485 नंबर आ गए। अब इस 485 में से फिजिक्स में तू 100 नंबर ऐड कर ले, 100 नंबर ऐड करेगा 5, 8, 585 में, तो तुमको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो भाई 2016, 17, 18 में हर बच्चे का एक ही नारा, 3 सब्जेक्ट में 2 ही स्ट्रांग हो हमारा। कितने लोगों के दिमाग में बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तीसरा स्ट्रांग नहीं करूंगा, तीसरा मैं तेरा सबसे स्ट्रांग करा दूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मैंने एडवांस का सवाल कराया तुम्हें, इरोडोव के सवाल कराया तुम्हें। अभी तो देख, अभी तो बेसिक मैथ चल रहा है, असाइनमेंट जो दिया उसको सॉल्व करना, हिल जाओगे। तो 2015, 16 में या 17 में टफ पेपर जब आया था तो हर बायोलॉजी के बच्चे का एक ही नारा, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो हमारा एकदम, इसमें हम फोड़ देंगे। पेपर अगर 2025 और 2016 जैसा आ गया, उसके बाद हम 100 नंबर लेंगे फिजिक्स में, 120 ले आएंगे, 130 ले आएंगे। और एक जिसका नंबर यहां पे 685 और 600 के राउंड इस बार आ रहा होगा ना, उसको तो एम्स मिलना है। किसके दिल तक ये बात समझ में आ रही है? आ तो रही है। तो पेपर बहुत टफ हो तो 2 सब्जेक्ट पर स्ट्रांग बना लोगे, तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो काम हो जाएगा तेरा। जबकि मैं इसमें भी तुमको, मैं तो इतना करा दूंगा कि पेपर कैसा भी हो। और इस बार 2025 में भी कम से कम 30-40 बच्चों से बात किए जिसके नंबर 160, 165, 155, 150, 140, 150, 152, 153 ऐसे आ रहे हैं, 155, 160 ऐसे आ रहे हैं। और वही कंटेंट से जो मैंने लक्ष्य और यकीन 2.2 में पढ़ाया है, वही कंटेंट, सेम कंटेंट आ रहे हैं कुछ बच्चों। तो मैं तो इतना करा दूंगा कि तुम इतना कर पाते हो, लेकिन कैपेबिलिटी हम दोनों के मेहनत से आएगी, रिजल्ट हम दोनों के मेहनत से आएगा। मैंने कितना करा, तुमने कितना करा, इसके कॉम्बिनेशन से आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलो। तो ये गणित को थोड़ा रियलिस्टिक समझो, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सुबह हमने लिया था एपी सीरीज पढ़ा था। एपी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था सर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एडिशन से बनता है। इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो nth टर्म की वैल्यू लेते हैं, उसमें से nth माइनस 1th टर्म की वैल्यू घटा देते हैं, इससे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। इससे nth टर्म की अगर वैल्यू निकाले, वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये nth टर्म क्या होगा? वैल्यू ऑफ nth टर्म निकाले तो क्या वैल्यू ऑफ nth टर्म हमने निकाला था? फर्स्ट टर्म प्लस
n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। nth टर्म में एक बार कम, nth टर्म में एक बार और कम डी ऐड करोगे। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, यही था क्या? फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, यही था क्या? हाँ सर, इसमें हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख देते थे n/2 a प्लस ये हो जाएगा a इंटू n-1 इंटू डी, तो 2a आ जाता था, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आता था। क्लियर है क्या? जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या? सुधांशु सर क्या कर रहे हो? क्या हो गया सुधांशु सर, ठीक है कि नहीं सुधांशु सर? कॉमन रेशियो होता है nth टर्म डिवाइडेड बाई n-1th टर्म। थोड़ा तुमको मैनेज करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा तुमको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें एक ही सेट ऑफ टीचर्स होते तो बहुत इजी था ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी टीचर रोबोट तो नहीं है, वो अपना पूरा 100% देता है। कल से आज तक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं लगभग 2600-2700 किलोमीटर ट्रेवल किया, फ्लाइट से किया है, लेकिन 2600-2700 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कहीं गया हूं, वहां पे मैं रुका हूं 15-20 घंटे, उसके बाद मैं आया 12-1 बजे पहुंचा यहाँ पे, 12 बजे के अराउंड, समाप्ति मैम भी साथ में थी, 12 बजे के अराउंड यहाँ पहुंचा हूं, समाप्ति मैम जाके क्लास ली है ट्रेवल करने के बावजूद। रात में हम लोग सोए हैं 2-3 बजे, मैं एकदम ईमानदारी से सारी बातें बता रहा हूँ। रात में हम लोग सोए हैं, कहीं थे, घूमने नहीं गए थे, काम से गए थे, तो होटल आते आते और सेटल होते होते 2-3 बज गए थे। 2-3 बजे हम सोए, सुबह उठे हमने 7:30 के आसपास, वहां से चले, दिन में पहुंचे 12 बजे, समाप्ति मैम गई, तुम्हारी क्लास ली, मैं आया, लक्ष्य नीट का क्लास पढ़ाया, अभी मैं तुम्हारी क्लास पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा एक दिन का नुकसान नहीं होने दिया, जबकि मैं पूरा 24 घंटे से 25 घंटे कहीं काम पे लगा हुआ था, कहीं काम में गया हुआ था। तो टीचर कभी भी रोबोट नहीं बन सकता, टीचर ही रहेगा। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी क्लासेस होंगी और आपको मैनेज करना होगा। सर हम कैसे करेंगे? एक आदमी का लाइव, एक आदमी का रिकॉर्डेड, हो गया, कोई बात नहीं, एक आदमी का लाइव, एक आदमी का रिकॉर्डेड। अब इसमें स्पैम जो तुम कर रहे हो और मैं यहां बातें समझा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया ना, तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है कुछ भी समझ नहीं आया ना तुम्हारा। देखो एक बात बताओ, मैं जो पढ़ाता हूं, जो भी चीज पढ़ाता हूं, क्या सब लोगों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है क्या? नहीं, उसको अपने अकॉर्डिंग तुमको ढालना पड़ेगा। मैं तो सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूं। अब इसमें बहुत कमजोर भी है, एक जिसका बेसिक मैथ बहुत खराब है, जिसका मैथ बहुत खराब है, जिसका फिजिक्स बहुत खराब है, किसी का फिजिक्स मीडियम है, किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो सबको लेके चलना होगा। डू इट बाय योरसेल्फ, मैनेज योर पढ़ाई, कि हाउ विल अडॉप्ट यू एवरीथिंग। नो सॉरी अंग्रेजी नहीं आती मुझे लेकिन तुम्हें खुद मैनेज करना पड़ेगा ना। एक आदमी का रिकॉर्डेड, एक का लाइव, खत्म। फिर ऐसे कर तुम स्पैम करने लग गए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इसमें क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, और ये तभी वैलिड है फॉर कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, जब कॉमन रेशियो क्या हो, 1 से छोटा हो। बस आज हम टॉपिक क्या कवर करेंगे? आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज कवर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या कवर करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आओ इधर देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये देखो, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते हैं। क्या एक और एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस बना सकते हैं? बताओ, तीसरा एक और जेड एक्सिस बना सकते हैं? कॉमन रेशियो लेस देन 1 लिखा तो है ना, कॉमन रेशियो लेस देन 1 लिखा है। क्या हम तीसरा जेड एक्सिस बना सकते हैं? हाँ, तीसरा जेड एक्सिस बना लो सर जी। क्या है? ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, और ये ऊपर हो गया वाई एक्सिस। तीसरा एक्सिस भी बना सकते हैं। तो क्या हम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बना सकते हैं? हाँ सर, 3 एक्सिस बना सकते हो। ठीक है, 3 एक्सिस बना ले। क्या जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 3 फिजिकल क्वांटिटी को तीनों एक्सिस में रख के क्या हमें एक साथ ग्राफ बना सकते हैं? कभी देखा है तुमने कि ग्राफ एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में बना हो, 3 फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दिखा रहा हो? कभी भी नहीं। तो ग्राफ इज नथिंग बट अ डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं ग्राफ बनाऊं
ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऑलवेज बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, ऑलवेज बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटी के बीच बनता है। सर तीसरा क्यों नहीं बन सकता? अबे कैसे बनेगा तीन के साथ रिलेशन? रिलेशन दो ही के साथ हम देख सकते हैं। अब एक और एक्साइटिंग बात कि सर रिलेशन हम ग्राफ में तो दो ही के साथ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 99% फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है उसमें फॉर्मूला होता है 99% फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फॉर्मूला होता है ईएम वेव। तो ईएम वेव में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का देखते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थोड़ी ना देखते हैं, वहां फेज देखते हैं। तुम कह सकते हो यार दिमाग तो लगा लिया यार, सही बोल रहा है वैसे तो। हाँ एक सू सही बोल रहा है, सही बोल रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम, और इधर हम प्लॉट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का रिलेशन बनाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड और टाइम इस एक्सिस में प्लॉट करता है। तो देख यहां पे जो ग्राफ बनाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का बनाया है ना, हाँ, और फिर मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का बनाया, तो रिलेशन तो दो ही का देखा तूने ना ग्राफ में भी। तुमने प्लॉट जब किया तो तीन को एक साथ रिलेशन में किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का देखा और मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का देखा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम को, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का देखा, ठीक। लेकिन हाँ बोल सकता है कि सर तीन को तो बनाए, एकदम सही है तू। लेकिन क्या मैं भी सही हूं कि क्या मैं भी अपनी बात सही कह रहा हूं कि सर कह रहा हूं हाँ सर वैसे तो 99.99 तो दो ही फिजिकल क्वांटिटी के बीच बनाते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मूला देखोगे तो 99% फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एस बराबर वीटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तीन है ना, एस वी टी। जैसे ए बराबर वी बाई टी, तीन नहीं है, हाँ है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ ये भी है। जैसे P बराबर एम वी, हाँ, तो तुम कोई भी लिखो ना, F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो 99% में हाँ एक होता है T इज इक्वल टू 1/F। ऐसे एक आध दो रिलेशन होंगे, लेकिन इसमें जब भी कोई फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी, हाँ। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो दो ही का, ग्राफ बनाओगे तो दो ही का, तीसरा को क्या लेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो देखो ग्राफ ऑलवेज बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन फॉर्मूला, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू मतलब समझते हो फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन फॉर्मूला, टेकन एज कांस्टेंट। तो क्या दिमाग में थोड़ी पिक्चर बनी कि नहीं बनी? दिमाग में पिक्चर बनी तो दिल में आग लगा, मतलब दिल बना दो एक बार कि सर बात तो आप सही कह रहे हो कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे, लेकिन फॉर्मूले में नॉर्मली तीन होते हैं, तो तीसरा को हमें कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। समझ में आया? अब जब ग्राफ बनाओगे तो ये तुमने लिखा वाई एक्सिस, ये लिखा एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं और एक्स पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं उसका एक यूनिक मतलब होता है। सबको आप एक एक्स पर नहीं रख सकते और सबको आप वाई पे नहीं रख सकते। वाई पर जो फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होता है एक्स पर। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का कहने का मतलब है कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई से डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, डिपेंड्स ऑन एक्स। मतलब एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, जैसे तुमने लिखा एस बराबर वी टी या ए बराबर वी बाई टी, तो तुम ए बराबर वी बाई टी कह रहे हो। अगर तुम वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन को रख रहे हो और यहां पे टाइम को रख रहे हो, तो ये एक्सीलरेशन क्या टाइम पे डिपेंड करेगा? हाँ, टाइम एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम तो टाइम है। अब एक्सीलरेशन बॉडी का कैसा हो रहा है, वो टाइम एक सेकंड में एक ही सेकंड होगा यार, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड होगा। टाइम इज इंडिपेंडेंट। तो ये जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वाई, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वाई। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर तुम क्रिकेट देखते हो तो जो क्रिकेट में बॉलर ओवर फेंकता है, क्या वो रन पे डिपेंड करेगा? अरे भाई ओवर फेंकना है तो तुमने, मैं फेंकूंगा, नहीं मर्जी तो नहीं फेंकूंगा। तो ओवर फेंकना बॉलर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रन तभी बनेगा जब बॉल आएगा। क्या रन बॉल पे डिपेंड करता है?
यस, कल ही तुम्हें एग्जांपल बताया था और ये तुमको समझ में हमें आया होगा कि हम वाई एक्सिस पर ही रन क्यों रखते हैं, क्योंकि रन डिपेंड्स ऑन ओवर, डिपेंड्स ऑन ओवर। वो कौन है, दिवगेश राठी या पता नहीं कौन है भाई, वैसा आदमी बॉल ही करने से मना कर दिया, मैं नहीं फेंक रहा बॉल, बना लो रन। कहां से बना लोगे रन, बॉल जब बॉलर फेंकेगा नहीं तो रन कैसे बनेगा। तो रन किस पर डिपेंड करता है, ओवर पे, ओवर पे। बट ओवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन रन, ओवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन रन, ओवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन रन। ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे तुम टाइम यहां पे प्लॉट करते हो तो टाइम एक्स एक्सिस में क्यों रखते हैं, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एसिलरेशन, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो एसिलेशन टाइम पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करता है। क्या दिमाग में और अच्छी बातें क्लियर हुई। कौन है, क्या नाम है उसका, दिवगेश राठी, वही कहीं तो देखा था, वही लड़ जाता है वो, है ना, कहीं भी लड़ जाता है। समझ में आया सर, बात तो सही कह रहे हो। तो देखो फंडामेंटल कंसेप्ट जितना स्ट्रांग होगा ना, फंडामेंटली चीज जितनी फील आएगी ना, उतना फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। तुमको पता रहेगा कि हम वाई पे किसको रख रहे हैं, जो उसको भी वाई पर रखे हैं वो एक्स पर डिपेंड करता है, जिसको एक्स पर रखते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। बाप बाप है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने धुन में चला जाता है, राही अपने धुन में चला जाता है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर, ठीक है सर। अच्छा, वाई एक्सिस कहते किसको है, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है सर, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं सर, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, हाँ, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, आ वर्टिकल लाइन वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, एक वर्टिकल लाइन जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो। कैसे, अब बताओ, यहां पे तुम ओरिजिन मानते हो 0,0, यहां पे क्या मानते हो सर, वर्टिकल लाइन पे गए हैं तो एक्स में तो गए नहीं हम आगे, हम वर्टिकल लाइन पे ऊपर चढ़े हैं तो वाई बढ़ेगा, हम आगे जाएंगे तब तो एक्स बढ़ेगा, हम ऊपर जाएंगे तो वाई बढ़ेगा। तो ये होता है 0,1, यहां पहुंचते हो तो 0,2, यहां पहुंचते हो तो 0,3, नीचे जाते हो तो 0,-1, यहां जाते हो तो 0,-2, यहां जाते हो 0,-3। कहीं भी तुम इस पर हाथ रख दो वाई एक्सिस पर, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वर्टिकल लाइन तो ये भी हो सकता है, क्या ये वाई एक्सिस है, नहीं, क्योंकि यहां पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। वर्टिकल लाइन तो ये भी हो सकता है, क्या ये वाई एक्सिस है, नहीं। वर्टिकल लाइन तो ये भी हो सकता है, क्या ये वाई एक्सिस है, नहीं। वर्टिकल लाइन जिस पर एक्स की वैल्यू 0 हो, सिर्फ उसी को वाई एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि सर वाई एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है। समझ में आ गया। एक्स एक्सिस किसको कहते हैं सर, एक्स एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है वेयर वैल्यू ऑफ वाई इज 0, वेयर वैल्यू ऑफ वाई इज 0, वैल्यू ऑफ वाई 0। यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे आप यहां पहुंचे तो एक्स में आगे गए तो 1,0, फिर आगे गए 2,0, आगे गए 3,0, पीछे जाएंगे तो एक्स घटेगा -1,0, -2,0 एंड सो ऑन। ये माइनस निगेटिव वाई एक्सिस होता है, इसमें हम नीचे जाएंगे वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। हाँ सर, अब मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट बनाया और मैंने लिखा x, y। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हाँ सर, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैंने यहां पे x, y लिखा है तो x का मतलब क्या है, x का क्या मतलब है, मतलब बताओ x का क्या है। x का यह मतलब है कि हम y एक्सिस से कितना आगे गए हैं, उसको कहते हैं x, उसको कहते हैं x। जैसे यहां से हम यहां गए हैं तो y एक्सिस से, ये लाइन को मैं यहां भी बना लूं एक ही बात है, हाँ, ये लाइन को यहां भी बना लूं एक ही बात है। तो ओरिजिन से हम x में कितना गए हैं या फिर हम y एक्सिस से x में कितना गए हैं उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो x को क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि x इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको x बोलेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यहां से ये जो होगा वो y होगा और ये जो होगा वो x होगा। तो y एक्सिस से
जो एक्स में गए हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको एक्स कहते हैं। और वाई क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। किसका डिस्टेंस? इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जितना ऊपर गए हैं, एक्स एक्सिस से जितना ऊपर गए हैं, बताओ एक्स एक्सिस से जितना ऊपर गए हैं, बताओ। डाउट आया? ठीक है, इसमें क्या डाउट आ सकता है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, बताओ। सर क्लास करते वक्त और पढ़ाई करते वक्त टाइम बहुत नींद आती है, हार्पिक पी लो, पड़ा होगा कहीं, पी लो बेटा, हार्पिक से नींद चली जाती है। एक्स एक्सिस पहले क्यों रखते हैं सर? किसी को पहले रखना ही है। और एक्स क्या होता है मेरा? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी का मालिक, वो किसी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप चलता रहता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसलिए पहले एक्स को रखते हैं। किसी ने किसी को तो रखना है। वाह, जेड एक्सिस पर भी तो एक्स एंड वाई जीरो होता है। हाँ बिल्कुल, लिखो जेड एक्सिस का डेफिनेशन, लेकिन हम दो ही एक्सिस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ ऐसा बनाना है। हाँ एकदम सही, अरे वाह यार एकदम सही। सर वाई एक्सिस पर 0,1 के जगह पे 1,0 क्यों नहीं लिखते? वाई एक्सिस पर जब हम गए हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ी है, तो वाई की वैल्यू 1 हो गई। अब तुम कह रहे हो वाई पर जाओ और वर्टिकल जाओ, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस ना बढ़े। वाह बेटा, वाह बेटा। कह रहा है कि यहां पर हम 1,0 क्यों नहीं लिखे? तो जब तू यहां से यहां गया तो वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ा। वर्टिकल डिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वाई आता है, एक्स पहले आता है, फिर वाई आता है। बुद्धू। अच्छा चल एक बात बता, चल एक बात बता, चल एक बात बता, एक एक्स इंडिपेंडेंट कैसे? एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है उसी को एक्स एक्सिस पर रखते हैं। एक्स इंडिपेंडेंट कैसे? टाइम जैसे एग्जांपल हो गया, वो इंडिपेंडेंट है इसलिए उसको एक्स पर रखते हैं। तो एक्स पर उसी फिजिकल क्वांटिटी को रखेंगे जो इंडिपेंडेंट है, जिसको चेंज कर करके हमें वाई का इफेक्ट देखना है एक्स पर। जब तुम रिलेशन लिखोगे वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? चलो और डिटेल में समझाता हूं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वाई की वैल्यू एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करे। एक्स को 1 रखोगे तो वाई क्या आएगा? सर 1 का होल स्क्वायर वाई भी 1 आएगा। एक्स को 2 रखोगे तो 2 का होल स्क्वायर वाई क्या आएगा? 4। तो वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये फॉर्मूला से पता चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आग लगा दो कमेंट बॉक्स में एक बार। ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। कहीं मान लो मैंने पॉइंट लिखा 2,4, तो 2,4 कहां पे आएगा? तो यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। इसमें वाई पॉजिटिव लेकिन एक्स नेगेटिव, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। क्या ये भी समझ सकते हो? मैं पॉइंट से बताता हूं, जैसे 2,4 लिखना है मुझे, सॉरी 2,3 लिखना है, चलो 2,3। तो 2,3 में एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू 2 हम यहां गए, वर्टिकल लाइन से एक्स की वैल्यू 2 यहां गए, और वाई में 3, तो वाई में 3 मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे 3, ये मिलेगा पॉइंट। तो ये तुम्हारा पॉइंट होगा 2,3। 2,3 ये बता रहा है कि हम एक्स में गए 2, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ हम गए 2 और वाई में गए 3, तो 2,3 ये पॉइंट हो गया। देखो अच्छा, -1,2, -1,2, तो -1 यहां है, एक्स एक्सिस में -1,2, 2 यहां है, तो ये पॉइंट मिलेगा। देखो -1 एक्स एक्सिस से हम कितना, एक्स एक्सिस में कितना है -1 और वाई एक्सिस में 2 गए, -1,2। तो कोई रैंडम पॉइंट बोल रहा हूं, उसको प्लॉट करना सीख रहे हैं। -2,2, -2, -2, -2, तो -2, -2, वाई भी माइनस, एक्स भी माइनस, ये आएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस में -2 एंड वाई एक्सिस में -2, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। -2, -2। और पूरे फिजिक्स में काम करना है। सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो इधर देखो, चलो इधर देखो। अब बताओ 3, -2, 3, -2 क्या होगा? 3 एक्स, पहले हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में गए 3 और फिर वाई में गए 2, ये आएगा पॉइंट। देखो इधर हम एक्स में कितना गए सर? 3, तो देखो 3, वाई के लाइन पर कितना गए? -2, तो 3, -2, ये हुआ पॉइंट। समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? एक रिकॉर्डेड कर लेगा प्रभु तो क्या होगा? मेरे हाथ में है कि किसी क्लास में पहले करा दूं, किसी की बाद में करा दूं, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। कैसी बातें कर रहा है? चलो बताओ, ये सब बताओ, समझ में आया? ये हमने जो प्लॉट किया
-2 -2, 3 -2, पहले लिखते हैं x और फिर लिखते हैं y, पहले लिखते हैं x फिर लिखते हैं y। तो अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू बता दूं तो तुम्हें एक ग्राफ मिलेगा कि एक पॉइंट मिलेगा, एक लाइन मिलेगा कि एक पॉइंट मिलेगा। x और y दोनों फिक्स कर दिया तो तुमको पॉइंट मिलेगा। देखो ये पॉइंट है, x और y दोनों की फिक्स कर दिया तो वाह यार कितना डिटेल में पढ़ा है यार। तुम्हें एक्स एक्सिस का डेफिनेशन बताया, किसी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x और y क्या होता है वहां पे वो बताया कि x होता है y एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को y कहते हैं। y डिपेंडेंट होता है x पर, x इंडिपेंडेंट होता है। वाह यार, 3 फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूले में 3 फिजिकल क्वांटिटी होंगे, तीसरे को कांस्टेंट मानना है, फिर 2 के बीच में रिलेशन देखना है। पता, इसको लिख अब अच्छे से लिख, एकदम बढ़िया से सुंदर तरीके से बोल। कट्टर डीपीपी संघर्ष असाइनमेंट कर ना भाई, फिर टाइम मिलेगा तो कट्टर भी आ जाएगा और उसके बाद टाइम मिला तो काट भी दूंगा। चल बता समझ में आया? अब सुन भाई, अब सुन। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत बेसिक बात है, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सर किसको कहते हैं अभी बता दो। जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है बेटा। हाँ सर, y एक्सिस और x एक्सिस है। अब मैंने कोई एक ऐसे लाइन बना ली, यहां पे कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, तो ओरिजिन पे है सर, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 और मान लो यहां पे कोऑर्डिनेट है x, तो इस लाइन का o से p तक बताओ डिस्टेंस क्या होगा, o से p तक। सर आप कह रहे हो कि लेंथ ऑफ ओपी, हाँ, फाइंड लेंथ ऑफ ओपी, फाइंड लेंथ ऑफ ओपी। सर ये तो हो गया ओपी, पता ना ओपी, लेंथ ऑफ ओपी। सर कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कि सबसे पहले x का क्या मतलब है। सर x का मतलब है y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x है, ये यहां से यहां तक x है तो ये भी तो x होगा भाई मेरे। हाँ सर ये x है तो यहां से यहां तक x है तो ये भी x हो गया। मतलब x होता है पॉइंट का x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का x एक्सिस में इतना डिस्टेंस है और y में ये y डिस्टेंस है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो हो गया ओपी। ओपी इज नथिंग बट रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, खत्म। सर ये तो बहुत मजाक जैसी बात हुआ। दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनता है, उसका लेंथ का फॉर्मूला ये है कि उसका x में लेंथ निकाल लो बेस और ये परपेंडिकुलर रूट अंडर x प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मैं ओरिजिन पे पॉइंट ना शुरू करूं, मैं कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा बना लूं। सर ये स्ट्रेट लाइन बनाया आपने, यस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका लेंथ बताओ। यहां पे O का कोऑर्डिनेट है x1, y1 पहला पॉइंट है और ये है x2, y2 x2, y2। अब बताओ OP का लेंथ क्या होगा। सर वेरी इजी, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमको क्या करना, ये x1 क्या है बताओ। तो इस पॉइंट का x में डिस्टेंस है ये x1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है। अरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, मतलब ये x2 है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो x2 है। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का लेंथ कितना होगा भाई मेरे, ये कितना आगे है ये पॉइंट O, x1, x में कितना आगे है x1, ये पॉइंट x में कितना आगे है x2, तो ये हो गया तेरा डेल्टा x, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सर समझ में आता है? एक बात बताओ, ये लेंथ कितना, ये सर देखो इस पॉइंट का ये वर्टिकल लाइन होगा y1 और ये है आपका y2 वर्टिकल लाइन, y इज अ वर्टिकल लाइन, तो ये y1 है, ये y2 है, तो ये कितना हो गया सर, ये डेल्टा y हो गया। सर देखो ये डेल्टा y हो गया सर जी, देखो ये डेल्टा y हो गया सर जी, ये डेल्टा y हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ OP के बीच में, तो OP के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा बेस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर, मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला दो जनरल पॉइंट के बीच में। इसी में अगर ये ओरिजिन पे होता तो x1 y1 जीरो होता, तो यहां पे x1 को जीरो रखते तो x2 का स्क्वायर और y1 को जीरो रखते y2 का स्क्वायर, पहले वाला बन जाता,
अब इस ग्राफ में सोचो तो एक तुम्हारा है वाई एक्सिस, हां सर वाई एक्सिस है, एक तुम्हारा है एक्स एक्सिस, हां सर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं क्या बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊं क्या बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा। अगर मान ले ये ग्राफ है वाई और एक्स का, हाँ सर है। अब मैं यहां पे बैठा हूं मान ले, और मैं फुदुक के यहां पहुंच गया, इसका क्या मतलब, तुम क्या कहोगे कि मेरा क्या हुआ, सर आपको ना वाई एक्सिस में लमार दिया पकड़ के, ऐसे घसड़ दिया सीधा, देखो यहां से यहां तक ले गए सर, वाई एक्सिस में आप ऊपर बढ़े, मतलब मैं कह सकता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, हाँ सर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, ऊपर गया तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा। अब मैं अगर बोलूं कि इसको पकड़ के मैं यहां ले आया तो क्या हुआ, तो यहां से जब मैं आगे जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहा हूं आगे, मतलब एक्स एक्सिस बढ़ रहा है सर, ये मतलब हुआ। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं ए से बी तक ऐसे आया, इसका क्या मतलब है सर, ऐसे ना आप टेढ़िया के चल रहे हो सर जी, आप सर जी टेढ़िया के चल रहे हो सर जी, अब टेढ़िया के चल रहे हो आप ना, थोड़ा आगे भी जा रहे हो, देखो यहां से यहां पहुंचे, जब यहां से यहां पहुंचे तो आगे इतना गए, ऊपर इतना चले, स्लोपिंग के साथ टेढ़िया के चल रहे हो सर जी। जब यहां से यहां गए तो एक्स भी बढ़ा वाई भी बढ़ा, फिर यहां से यहां गए तो एक्स भी बढ़ा वाई भी। जब मैं ये बना रहा था तो मैं सीधा ऊपर उड़ रहा था, हाँ कि ना, हाँ सर। जब मैं ऐसे चल रहा था तो मैं सीधा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल चल रहा था, हाँ सर सीधा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल चल रहे थे। जब मैं ऐसे गया तो एक्स और वाई दोनों बढ़ा। मैं फिर से एक और बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं वाई एक्स का ग्राफ बनाऊं, मैं सीधा इस लाइन पे चलूं, इसका क्या मतलब है, सर वाई इज इंक्रीजिंग एंड एक्स इज कांस्टेंट। मैं एक्स में थोड़ी ना आगे गया, सीधा ऊपर बढ़ रहा हूं। अगर ऐसे चलूं इसका क्या मतलब है, सर एक्स इंक्रीजिंग, देखो ना ऐसे एरो लगाया है, मतलब यहां से यहां जा रहा हूं, एक्स इंक्रीजिंग एंड वाई में तो ऊपर गया ही नहीं, वाई कांस्टेंट। ऐसे लाइन बनाऊं तो इसका क्या मतलब है, सर एक्स भी बढ़ रहा है एंड वाई भी बढ़ रहा है, यही हुआ। देखो ना इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां है, यहां गया तो वाई बढ़ा, यहां गया तो वाई बढ़ा, अभी इसका एक्स यहां है, यहां बढ़ा। ये समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार और आग लगा दे प्लीज, एक बार और आग लगा दे प्लीज, आर नहीं आग, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है। तो जब भी कोई कहीं भी y और x एक्सिस के बीच ऐसा लाइन बना होगा, तो तुम्हें कितनी बातें पता चलेगी, सर दो बातें, x के बारे में और y के बारे में। सर x के बारे में तो हमको पता ही नहीं करना था सर, क्यों आप याद दिला रहे हो, है जबरदस्ती x के बारे में नहीं पता करना। अब उसके लिए तो होना भी चाहिए था ना x का भी, तभी तो पता करना नहीं करना एक मैटर आता है, नहीं हमको पता नहीं करना कुछ भी। है ये नहीं है, हमको पता ही नहीं करना है सर जी, हमको नहीं सोचना है के बारे में, हम भूल चुके हैं सर जी। उसके लिए रहना भी तो चाहिए था कभी, खाली पका हो ऐसे ही खुश हो रहा है। और सुन, जब भी पढ़ाऊं ना तो ध्यान से और फोकस से सुना कर, और कमेंट में नहीं वो ऐसे रिएक्ट कर दे, आग वो दिख जाता है, फायर हो गए 3-4 हजार, बस यही करना है, ठीक है। चलो, तो जब भी कहीं भी ग्राफ बनता है और उस ग्राफ में ये ऐसा लाइन हो, तो तुम्हें क्या पता चल जाता है, सर हमको पता चल जाता है एक्स के बारे में और वाई के बारे में, बढ़ रहा है घट रहा है कांस्टेंट है, पता चल जाता है, ठीक है। तो दो चीजें तो परमानेंटली तुमको पता चल ही जाएगा, एक्स और वाई के बीच ग्राफ बनेगा तो, हाँ। और तीसरा एक और चीज मैं पता करना चाहता हूं, क्या, जब भी दो चीज इन्वॉल्व है और दोनों चीज मान ले बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, कुछ भी हो रहा है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे घट रहे हैं, मैं पता करना चाहता हूं। चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मैं ये पता करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली वाई पता चल गया और इंडिविजुअली एक्स पता चल गया, मुझे इंडिविजुअली एक्स और वाई पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है।
अब x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि y के रिस्पेक्ट में x कैसे बढ़ रहा है, या x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं ये पता करना चाहता हूं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मैं ये पता करना चाहता हूं। अच्छा, y में जो चेंज होता है उसको कैसे लिखते हैं, देखो यहां पे y1 था और ये y2 हुआ, तो y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा y बटा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x देखना है, बटा डेल्टा x, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब डेल्टा x। तो ये तुम्हारा टर्म हो गया चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब y में कितना चेंज हुआ x में चेंज होने से, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब इस डायग्राम में देखो ये डेल्टा y है और ये डेल्टा x है, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, किस चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा y और डेल्टा x को। इस डेल्टा y और डेल्टा x को कैसे रिलेट कर सकते हैं, बोलो कैसे रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, tan थीटा से। जैसे तुम्हारा घर में कुछ नाम होगा कि बेनाम है, नाम रखा ही नहीं, क्योंकि सर हमारे घर वाले तो हमको कहीं नाली से उठा के लाए थे सर जी। हम बताते भी हैं, कभी कभी दुख होता है कि मैं ऐसे ही नादान भोला लेटा हुआ था नाली के किनारे, वहां से हमको घर वाले उठा के लाए, नामों नहीं रखे। कुछ लोगों का नाम होगा, जैसे यहाँ पे नाम मुझे दिख रहा है योगेश, कुणाल, प्रीति, आस्था, आदित्य। अब तुम लोगों का एक एक नाम है घर में, एक दूसरा नाम भी होता है ना, एक दूसरा नाम भी होता है। अब उससे तुम नहीं बदल जाते हो, है ना। जैसे मेरा नाम क्या है सर, आपका नाम है एमआर, नहीं मनीष नाम है मेरा वैसे तो, लेकिन एमआर भी कहते हैं। अब एमआर बोलो तो मैं, मनीष बोलो तो भी मैं। तो यहां पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सीधा सीधा दिख रहा है, ये डेल्टा वाई तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री और ये डेल्टा एक्स। तो यहां से हम tan थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक कह रही सर मेरा नाम परी है घर में, एकदम उल्टा ही नाम रख दिया, घर वाले भी एकदम फनी होते हैं, नहीं एकदम ही उल्टा नाम रख देते हैं, परी नाम रख दिया देखो। तो इसको बोला हमने tan थीटा, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। और इसी tan थीटा का दूसरा नाम हम बोल देते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, कभी नहीं बोलते अरे ये रोड वहां पे तो बहुत ज्यादा स्लोप हो, ध्यान से जाइए, कहते हैं कि नहीं बताओ, ये रोडवा पे तो बहुत ज्यादा स्लोप हो, ध्यान से जाइए, कहते हैं सर, कहते तो है, ऐसा सुना है सर जी, कहते हैं कि स्लोप ज्यादा है। स्लोप मतलब कोई भी लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप कहने का मतलब है कि स्लोप मतलब कोई भी लाइन कितना ऐसे ऊपर उठा हुआ, उसको कहते हैं स्लोप। तो tan थीटा का आज एक दूसरा नाम है बस स्लोप। कहीं tan थीटा हो तो स्लोप, tan थीटा को हम कह सकते हैं स्लोप। tan थीटा इज क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बोथ। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे रेसिस्टेंस को R से करते हैं, कैपेसिटेंस को C से करते हैं, मास को M से करते हैं, सॉरी मास को M से करते हैं, हाँ, स्पीड को V से करते हैं, मोमेंटम को P से करते हैं, उसी तरीके से इसको भी हम M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कहने के लिए M क्या है सर, M को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है सर, जो भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको स्लोप नहीं कहते, एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसके tan थीटा को स्लोप कहते हैं। एंड वो बताता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अरे भाई इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप, सिंपल है एकदम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, स्लोप का फील दिलाता हूं, स्लोप का फील दिलाता हूं। देख, एक मैंने ना बेटा ये हरिहर का लाइन खींचा है यहां तक। अब इस हरिहर का लाइन में x कितना चेंज हुआ सर, x इतना चेंज हुआ, और y कितना चेंज हुआ, y इतना चेंज हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है, y इतना चेंज हुआ और x इतना चेंज हुआ। एक मैं यहां पे बुलवक्का लाइन खींचता हूं, ये बुलवक्का लाइन खींचता हूं। इस बुलवक्का लाइन में x कितना चेंज हुआ सर, यहां से यहां तक गया सर, x इतना चेंज हुआ, और y कितना चेंज हुआ इसी बुलवक्का लाइन में सर, y चेंज देखे तो यहां से x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये y चेंज हुआ। अब तू सोच के बता कि अगर तू ये स्ट्रेट लाइन है a और ये स्ट्रेट लाइन है b, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है,
किसका स्लोप ज्यादा है? बता, किसका स्लोप ज्यादा है? जो जितना ज्यादा उठा हुआ है उसका स्लोप उतना ज्यादा है, जो जितना ज्यादा उठा हुआ है उसका स्लोप उतना ज्यादा है। सर कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो हरियर का लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है? थीटा। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा एक्स इसमें और इसमें दोनों में सेम है? हाँ। इसका डेल्टा वाई कम है कि नहीं बताओ? हाँ सर कम है, तो देखो इसका tan थीटा कम होगा। tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो इसका स्लोप क्या है सर? कम आ गया। अब ए का देखो, ए का स्लोप क्या हो गया? देखो कम आ गया। अब या बी का देखोगे स्लोप, तो यहां पे एंगल थीटा था, ये एंगल मान लो बीटा है। एक्स एक्सिस एंगल क्या है? बीटा है। तो एक्स एक्सिस एंगल बीटा क्या बनेगा? ये डेल्टा वाई। अब दूसरे ग्राफ में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, देखो डेल्टा एक्स तो दोनों में सेम है। इसके लिए देखो ए लाइन के लिए डेल्टा एक्स और इसके लिए इस लाइन के लिए डेल्टा एक्स सेम है। हाँ, इसमें डेल्टा वाई ज्यादा है तो स्लोप इसका ज्यादा होगा, स्लोप इसका ज्यादा होगा जिसका डेल्टा वाई ज्यादा है। अब यहां पर फील अगर आ जाए ना, फिजिक्स तुम्हारे खून में बह जाए ना, खून काटोगे ना, सॉरी खून काटोगे ना, हाथ काटोगे ना, हाथ काट के देखना आज, आज ना ब्लेड लेके हाथ काट लेना, ऐसे हाथ काट के देखना, हाथ काट के देखना, खून नहीं फिजिक्स निकलेगा। काट के देख लेना, खून नहीं फिजिक्स निकलेगा। पहले यहां देखना सर, ये जो हमने लाइन बनाया है, हाँ सर ये जो हमने लाइन बनाया है, इस लाइन में सेम चेंज इन एक्स के लिए वाई कम चेंज हुआ है। तो लाइन देखो नीचे है, देखो ना ऐसे, एक्स इतना चेंज हुआ लेकिन वाई चेंज ही नहीं हुआ, वाई भागा ही नहीं। इसमें सेम चेंज इन एक्स के लिए देखो वाई कितना चेंज हुआ है। तो जितना ज्यादा वाई में चेंज आता जाए, क्या लाइन ऊपर उठता जाएगा? हाँ, लाइन क्या होता जाएगा? ऊपर उठता जाएगा। तो जितना ज्यादा एंगल बढ़ता जाए स्लोप बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा एंगल बढ़ता जाए स्लोप बढ़ता जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा ये लाइन बनाऊं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये लाइन है 1। बताओ इसका स्लोप बताओ। tan थीटा फर्स्ट लाइन है, चलो तो इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप मतलब होता है tan थीटा, ये थीटा 1 है, तो तुम लिखोगे स्लोप मतलब tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इसका स्लोप आएगा 1/√3। इसका स्लोप क्या आएगा? 1/√3। पहले लाइन का स्लोप है। दूसरा लाइन ये है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका स्लोप बोलो। सर m2 हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। m3 ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक थर्ड लाइन है, इसका स्लोप बताओ। ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो आप लिखोगे m3 tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये स्लोप की वैल्यू है। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। देखो झमाझम हो गया, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। कितना आसान है, कितना आसान है यार सर, वेरी इजी, यस वेरी वेरी इजी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चा बार बार गलती करता है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसा बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बेटा ऐसा बनाया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाया, देख लो यहां पर ध्यान से। सर ये स्ट्रेट लाइन इधर क्यों नहीं बनाई? इधर कहला सर याद दिया है भाई, कहीं भी बना सकते हो ना, सीधी रेखा है। रेखा क्या है? सीधी एकदम। तुमको लगता है कि रेखा बदमाश होगी, नहीं, रेखा एकदम सीधी है, रेखा एकदम सीधी है। देखो रेखा एकदम सीधी है, ठीक है, रेखा एकदम सीधी। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इस पॉइंट पे पूछूं, इस पॉइंट पे पूछूं या इस पॉइंट पे पूछूं, पी क्यू आर पे, कहां पे स्लोप ज्यादा होगा? पी पे, क्यू पे कि आर पर? व्हाट इज एम? हे प्रभु, tan थीटा को ही स्मॉल फॉर्मेट m से रिप्रेजेंट कर दिया है, बस वही है m। सीधी रेखा है, नॉटी रेखा कर है, नहीं सीधी रेखा, रेखा सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे, सीधी रेखा है, ठीक है। अब यहां पे कहां पे स्लोप ज्यादा होगा? कहां पे स्लोप ज्यादा होगा? तो देख, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको स्लोप कहते हैं क्या? यस और नो में बता। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको स्लोप कहते हैं क्या? हाँ या ना में बता, यस और नो में बताओ। तो यहां पे मान लो स्ट्रेट लाइन इधर से थीटा एंगल बना रहा, तो यहां पे अगर तुम डॉटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओगे तो ये सीधा लाइन है, तो इसका इंक्लिनेशन तो चेंज हुआ नहीं, यहां भी एंगल थीटा होगा, यहां भी एंगल थीटा होगा और यहां भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है क्या उसको स्लोप कहते हैं? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। यस ऑप्शन है यस। अब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको स्लोप कहते हैं क्या?
मैंने पोल भी नहीं बनाया था आज। अच्छा, पोल रेडी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। क्या इसको स्लोप कहते हैं? क्या करा तो था यार। अच्छा, वो नहीं रेडी किया, चलो छोड़ो हटाओ। यस और नो में बताओ, यस और नो में बताओ, क्या एंगल मेड बाई मेड बाई स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन with x-axis is called slope, angle made by straight line with x-axis is called slope। तो तू खुद कमेंट देख और सब लोग ध्यान से देखना कमेंट, सबको दिख रहा होगा, ध्यान से कमेंट देख, कमेंट क्या लिखा है। यस सर, यस सर, यस सर। तो भाई इधर देख, मेरे पास तेरे लिए एक गिफ्ट है। जितने लोगों ने यस बोला है ना, उन सभी के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। क्या? ये एमआर का चप्पल। ऐसा एक कार्टून का चप्पल बना लेना, और जब भी ऐसी बकलोली करूं ना तो बोलूंगा चप्पल मारने के लिए, तो तुरंत मान ला। जितने लोगों ने कमेंट में यस लिखा है, अभी भी लिखते जा रहे हैं, सब लोग अपना चप्पल जो पहले से पड़ा हुआ है पहने, उसको उठा के सर पर मारो। ये देखो, ऐसा बना लेना कार्टून का, उस पर लिख लेना एमआर का चप्पल। अगर तुमने यस बोला है तो। नहीं भाई, एंगल को स्लोप नहीं कहते हैं। स्लोप को रिप्रेजेंट हम एम से करते हैं, और स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो यहां पर tan थीटा जो होगा वही ये होगा, ये होगा, एंगल सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा। स्लोप एट पी क्यू आर इज सेम। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कोई एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट। सीधी रेखा का स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है। अच्छा, कितनी छोटी सी मिस्टेक है लेकिन आपने किया। यही कंफ्यूजन बेटा बाद में भारी पड़ता है, क्योंकि बड़े सवाल आएंगे। अब उसमें तुमको स्लोप देखना है तो tan थीटा देख रहा होगा। कह रहा मैं नहीं मारूंगा चप्पल, मौसी कसम है तुमको चप्पल मार, मुन्नी मौसी की कसम है तुमको चप्पल मार। ऐसे कैसे नहीं मारेगा? कह रहा है चप्पल नहीं मारूंगा, मुन्नी मौसी की कसम है। चल देख यहां पर ध्यान से। अच्छा, मान ले कि स्ट्रेट लाइन मैंने ये बनाया, एक स्ट्रेट लाइन ये बनाया, एक स्ट्रेट लाइन ये बनाया, बड़ा सुंदर बनाया। ए बी सी तीनों पैरेलल लाइन है। अब मुझे बताओ इसमें स्लोप किसका ज्यादा है? जो जितना वर्टिकल ऊपर जाएगा उसका स्लोप बढ़ेगा। अब बताओ ए बी और सी में किसका स्लोप ज्यादा है? मौसी कसम है चप्पल तो मारना करेगा। चलो, चप्पल तो मारना पड़ेगा। एक कार्टून का बना लेना, कार्टून का चप्पल काट के और उस पे कलरफुल बना लेना, ठीक है? जल्दी बताओ। कह रहे, देख बहुत सारे बच्चे कह रहे ए का, कोई कह रहा है बी ए का, क्योंकि ए सबसे ऊपर है सर जी। अबे बुर्बक इंसान, ग्राफ पे ऊपर है, सबका स्लोप सेम है। पैरेलल लाइन देखो, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, ये गामा बना रहा है। स्लोप ऑफ अल्फा बी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी एंड सी आर सेम, क्योंकि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर सेम। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स are same. Slope of parallel lines are same. Sir, how parallel line slope same? How sir जी? How this is? बुर्बक, ये बता कि अगर ये लाइन पैरेलल है, सबका इंक्लिनेशन सेम है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल सेम होगा, अल्फा बीटा बराबर गामा फॉर पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन के लिए एंगल सेम है तो स्लोप सेम होगा। अगर पैरेलल लाइन के लिए एंगल सेम है तो स्लोप सेम होगा। और सर जी, यस आई गॉट इट सर जी, गॉट इट। एक्स की याद आ गई सर जी, एक्स में ही तो पढ़ा था ये पहले, एक्स से याद आई। अब देख ध्यान से, अगर लाइन ऐसा बना एकदम, ये कैसी रेखा है? अरे रेखा तो बहुत उदास है, लेट गई रेखा, ये लेटी हुई रेखा एक्स एक्सिस में। इसका स्लोप क्या होगा बताओ? इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होगा, ये लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ? स्लोप ऑफ लाइन है, बताओ क्या होगा? सर ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? तो 0 डिग्री बनाएगा।
ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है सर? 0 डिग्री बना रहा है। तो ये हो जाएगा तेरा tan 0, tan 0 इज 0, इसका स्लोप 0 है। तो लेटी हुई रेखा का स्लोप क्या होता है? 0। अब हम इसको फिजिकली समझेंगे और तेरे दिल तक ये बात जाए तो दिल बना देना कि सर tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप, सही बात है। अब इसमें मैं इस 2 पॉइंट के बीच में जब हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बताओ इसमें y में कितना चेंज हुआ? अगर मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं तो x तो बढ़ा, y बढ़ा क्या? नहीं सर, y में तो चेंज ही नहीं हुआ। तो जब तू tan थीटा तू लिखता है स्लोप बराबर चेंज इन y बाई चेंज इन x, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए x चेंज हुआ, हाँ, y चेंज हुआ क्या? नहीं, y चेंज ही नहीं हुआ, तो डेल्टा y क्या होगा? 0, इसलिए स्लोप 0। क्या मैंने पूरा कंसेप्ट से बता दिया चेंज इन y बाई चेंज इन x? मैंने थीटा यूज ही नहीं किया। हाँ, मैंने थीटा यूज करके पहले समझाया था कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस सॉरी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस एंगल 0 बना रहा है, तो tan 0 0 हो जाएगा। वो एक बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई, स्लोप होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। जब मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूं तो x में चेंज हुआ, y में तो चेंज ही नहीं हुआ। और चेंज इन y बाई चेंज इन x को क्या कहते हैं? स्लोप। tan थीटा का दूसरा नाम ही है चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y बाई चेंज इन x, चेंज इन y क्या है? 0 है सर। चेंज इन y क्या है बता? 0 है सर। अगर चेंज इन y 0 तो क्या स्लोप 0 होगा? हाँ सर, स्लोप 0 होगा। देख फील आया? हाँ। अब जैसे जैसे रेखा ऊपर उठती जाएगी, देखो अब रेखा थोड़ी ऊपर उठी, थीटा एंगल बनाई, क्या इसका स्लोप बढ़ेगा? ऐसे रेखा गई, देखो एक्स एक्सिस से, क्या ये अल्फा, मान लो कि ये एंगल बन रहा तेरा, ये एंगल बन रहा तेरा अल्फा, ये एंगल बन रहा तेरा बीटा। अब ये लाइन ऐसा बन गया, इसका स्लोप बता क्या होगा? सर इसका स्लोप हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो tan 90 मतलब इनफाइनाइट। और वैसे भी चेंज इन y इसमें हो रहा है, चेंज इन x नहीं हो रहा है। डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा x तुम्हारा क्या है? 0। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है? 0, क्योंकि ये सीधा गया तो x में चेंज हुआ नहीं। डेल्टा x 0, तो देखो स्लोप इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट स्लोप आ गया। स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। तो जैसे ही रेखा, स्ट्रेट लाइन को रेखा बोलते हैं, वर्टिकल लाइन हो गया तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर लाइन ऐसा हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? सर 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा। थीटा को मान ले, मैं बोलता हूं 150 डिग्री है। तो हमेशा स्लोप देखने के लिए एंगल एक्स एक्सिस से ही देखते हैं, वाई एक्सिस से नहीं देखते हैं। और एक्स एक्सिस के आगे से देखते हैं, एक्स एक्सिस के पिछवाड़े से नहीं देखते हैं, एक्स एक्सिस के आगे से देखते हैं, फ्रंट से, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो tan 150 डिग्री, tan 150 मतलब tan 30 बट निगेटिव, -1/√3, यह आएगा स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? निगेटिव। मतलब यह है कि अगर रेखा एकदम एक्स एक्सिस में लेटी हुई हो, अगर रेखा एक्स एक्सिस में लेटी हुई रेखा है तो उसका स्लोप 0। जैसे रेखा खड़ी होती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, रेखा खड़ी होती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, रेखा खड़ी होती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, रेखा खड़ी हो गई एकदम इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। और रेखा जैसे उल्टी लेटेगी तो उल्टा स्लोप, निगेटिव स्लोप, उल्टा स्लोप। रेखा अगर उल्टी लेट गई तो स्लोप निगेटिव, रेखा अगर उल्टी लेट गई तो स्लोप निगेटिव। बताओ इसका स्लोप बोलो क्या है? सर इसका स्लोप 0, इसका स्लोप 0। अब जैसे ये बना स्लोप बढ़ा, ये बना स्लोप और बढ़ा, ये बना स्लोप इनफाइनाइट हो गया, ये बना तो इसका स्लोप निगेटिव हो गया। तो इफ थीटा एंगल बिटवीन a straight line and positive x axis, एंगल बिटवीन a straight line, सिर्फ ये लिख लेना, straight line and positive x axis, angle between a straight line and positive x axis is acute, then slope will be positive. acute मतलब 90 से कम। and if theta is obtuse मतलब 90 से बड़ा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव, ऑब्ट्यूस। इफ थीटा इज 0 तो स्लोप 0, इफ थीटा इज 90 देन स्लोप इनफाइनाइट। अगर थीटा 0 है तो स्लोप 0, थीटा 0 है तो स्लोप 0, थीटा 90 है स्लोप इनफाइनाइट, थीटा 90 से बड़ा है ऑब्ट्यूस एंगल स्लोप निगेटिव, एंड थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव।
स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो आज हमने स्ट्रेट लाइन के सिर्फ और सिर्फ किस पे चर्चा करी, स्लोप पे चर्चा करी। आज हमने स्ट्रेट लाइन के किस पे चर्चा करी, सिर्फ स्लोप पे चर्चा करी। किस पे चर्चा करी, किस पे चर्चा करी, स्लोप पे चर्चा करी। ये होमवर्क है जो नेक्स्ट क्लास में हम कल देखेंगे। क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, वाई से 30 लिख देता हूं क्योंकि डायग्राम ही गलत हो जाएगा फिर। वाई से 30 बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहे, 30 बना रहा है। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बटा स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आपको निकालना है। इसमें सारे ग्राफ में स्लोप का नेचर बताना है। क्या बताना है, कमेंट ऑन स्लोप, किसमें स्लोप पॉजिटिव है, किसमें स्लोप निगेटिव है। स्लोप देखने के लिए हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां से एंगल देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को कहां कट कर रहा है, यहां। तो जहां स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है वहां पे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो, यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो, यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो। ठीक है भाई, चलो एक वार्म अप क्लास था, छोटा क्लास था, 100 में पढ़ लिया, सामने पढ़ लिया, एकदम पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए निकल लीजिए, निकल। बैगन की शक्ल का सरा हुआ बैगन मुंह उठा के आ जाता भाई यहां से।